हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले टर्म पर आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी चार्ज के पास ले आते हैं तो वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है किसी भी शेल के कारण, जो आपने पिछले क्लास में देखा है। अगर आप भूल रहे हैं तो उसके वीडियोस को देखिएगा। अगर कोई हमारे पास हॉलो शेल है, अगर उसके कारण हमको उसके सरफेस पर, उसके इनसाइड और उसके आउटसाइड अगर हमको पोटेंशियल देखना हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में भी पढ़ लिया है, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज होगा। लेकिन जो हमारी हॉलो शेल है वो कैसी है, चार्ज्ड है, उस पर हमने चार्ज दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको डेरिवेशन नहीं सिखाएंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। केवल डेरिवेशन का हम आपको तरीका बता देंगे, तो वो तरीका आप यहाँ पर सीखिए। और जो है एक एक्सटर्नल चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़, वो क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिक जो है, हमने पिछले चैप्टर में आपको ये नहीं बताया था कि अगर हमारे पास हॉलो सेल के अलावा अगर हमारे पास सॉलिड स्फेयर है, और सॉलिड स्फेयर अगर सॉलिड स्फेयर वो चार्ज्ड है, तो हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड कैसे निकालेंगे। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बारे में आप जान चुके हैं, ये हॉलो शेल है और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान 4πr² होता है। ये हमारा हॉलो शेल है जिसकी रेडियस r है। तो इसके आउटर एक पॉइंट P है, इसको हम लोग जल्दी देख लेते हैं क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की बात करें तो 1/4πε0 Q/r²। ये r जो है, ये जो पॉइंट P है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, ये पॉइंट P की। अगर हम सरफेस की बात करें तो मैंने बताया था स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रख देते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। और अगर इनसाइड की बात करें तो याद करिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज हमारा स्फेयर है वो हॉलो स्फेयर है, उस पर जो है हॉलो शेल है, उस पर चार्ज बाहर ही रहता है, इनसाइड कोई भी चार्ज कंसीडर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। आई होप कि आपको ये पता होगा। दूसरी बात यहाँ पर कि अगर आप इस Q को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से Q की जगह आप सिग्मा इंटू 4πr², ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Q की जगह आप सिग्मा इंटू 4πr² रिप्लेस करके यहाँ पर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकाल सकते हैं। आपको ये वहाँ पर वीडियोस में दिखाई भी गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात होती है, मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज शेल है, उसके आउटर पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, उसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, और उसके इनसाइड अगर कोई पॉइंट हमने P" कंसीडर किया हुआ है तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा। फिर से देखिए, ये हॉलो शेल है, इसका एक पॉइंट P यहाँ पर हमने किया है, P' यहाँ पर कंसीडर किया है, और एक पॉइंट हमने P" इनसाइड कंसीडर किया है। तो हम पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल ये सरफेस, देखिए ये आउटसाइड की बात हो रही है, ये हमारा इतना आउटसाइड है, ये हमारा एट सरफेस है, ये हमारा इनसाइड है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम पोटेंशियल बात करते हैं आउटसाइड की सरफेस की, तो ध्यान दीजिएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फार्मूला हमने डिराइव किया है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इज इक्वल टू माइनस E.dr। यहाँ से अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर रखकर
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर रखकर इंटीग्रेट करना है आपको, तभी आपको ये dV की वैल्यू मिलेगी। डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वो तो पोटेंशियल से डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप इंटीग्रेट करके E की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके यहाँ पर रखेंगे तो ये पोटेंशियल आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आउटसाइड अगर हॉलो शेल के बाहर बात करें तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सेम थिंग यहीं से आप यहाँ आ सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू आप कैपिटल R कंसीडर कर लीजिए, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आ जाएगा। और तीसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि इनसाइड, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर पता है इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो जो सरफेस पर है हमारा पोटेंशियल, वही पोटेंशियल हमारे इनसाइड भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ बताई जा रही है। जी हाँ, यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब अगर हम पोटेंशियल की बात करें P डैश पर और पोटेंशियल की बात करें P डबल डैश पर, मतलब आउटसाइड एंड इनसाइड चार्ज, अगर चार्ज शेल है कोई, तो अगर हम इसके आउटसाइड सरफेस की बात करें और इनसाइड की बात करें तो दोनों जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड स्फीयर डायरेक्टली एनसीईआरटी के कोर्स में कंसीडर नहीं किया गया है। यहाँ पर कंपटीशन में लेकिन आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इसकी पोटेंशियल के बारे में आपको जो है फार्मूला डिराइव करके, या डिराइव नहीं, यहाँ आपको डायरेक्ट बता दिया जा रहा है फार्मूला। तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, जिससे इससे रिलेटेड चीज़ें अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप यहाँ पर कुछ कर सकें। देखिए, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्रू आउट, मतलब सरफेस के साथ साथ थ्रू आउट बॉडी में होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। मतलब अगर आप जो है इससे तुलना करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ज जो है कहाँ पर था, सरफेस पर था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर नहीं है, सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारा चार्ज पूरा होल ऑफ द बॉडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते थे, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम में Q/4/3 पाई R क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप बाहर की बात करेंगे पॉइंट P, तो आपने पूरा चार्ज जितना दिया है वो कंसीडर होगा। सरफेस पर बात करेंगे तब भी उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कंसीडर होगा। लेकिन अगर इनसाइड की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इनसाइड की बात करेंगे तो यहाँ चार्ज का अमाउंट क्या करेगा, चेंज। क्योंकि अगर इनसाइड ये स्मॉल r रेडियस की बात करेंगे आप, तो इनसाइड स्मॉल r रेडियस में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चार्ज के अमाउंट पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में देखिए क्या है। अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यहाँ पर देखिए सिमिलर फार्मूला है शेल की तरह, हॉलो शेल की तरह और सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर एट द सरफेस की बात करेंगे तो देखिए दोनों का फार्मूला मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इनसाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, जबकि हॉलो शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, देखिए यहाँ पर सेम चीज है, इसका फार्मूला सेम चीज है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर पर स्मॉल r से क्या है, मल्टीप्लाई है। स्मॉल r से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि आप अगर r जो है, जो r हमारा वेरिएबल है, ये जो इनसाइड है, अगर इसको कितना आप, ये इनसाइड, ये कैपिटल R है और इसके अंदर ये r की वैल्यू है, तो अगर आप सेंटर पर पहुंचते हैं धीरे धीरे तो एकदम सेंटर पर पॉइंट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी क्योंकि कोई भी आप इस सॉलिड इसमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे सॉल्व करते समय, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज का अमाउंट आएगा और उसी पर डिपेंड करेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब यहाँ पर बात करते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल सेम है जो हॉलो शेल के अंदर है, अगर आउटसाइड की पोटेंशियल की बात करेंगे। और निकालेंगे कैसे, वही जो हमारा फार्मूला है dv = -E.dr, और इंटीग्रेट करके हम यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम थिंग अगर एट सरफेस की बात करें पोटेंशियल की, तो 1/4πε0 q/r²। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो इनसाइड पोटेंशियल, इनसाइड सॉलिड स्फीयर में जो पोटेंशियल है, ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, 1/4πε0 q/r ब्रैकेट में 3/2 माइनस स्मॉल r² 2r² माइनस स्मॉल r² 2r²। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा क्लियर। तो यहां पर इस बात को ध्यान दिए रहिएगा कि जो है, तो ये आपने जो है हमारा मेन एम था हॉलो शेल के बारे में बताना, हॉलो शेल के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करना, इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पर। तो ये बात ध्यान दिए रहेगा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल होगा P पर कितना है 1/4πε0 q/R, यही पोटेंशियल अंदर भी होगा 1/4πε0 q/R अगर इसकी रेडियस R है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक था जो हॉलो शेल और स्फेरिकल शेल के बारे में आपने सीखा। आई होप कि आपको ये चीजें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास हॉलो शेल है और अगर हॉलो शेल पर हमने चार्ज दिया हुआ है तो हम उसके कारण पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पर कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसी का एक हमने एप्लीकेशन यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। आई होप आप इसको समझने का प्रयास करिए, आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये हमारे पास कंसेंट्रिक सेल्स दी गई हैं, एक सेल है A, एक सेल है B और एक सेल है C। जो इनसाइड सबसे इनर सेल है वो उसको हमने उसकी रेडियस RA है, उस पर चार्ज QA है। जो सेकंड वाली सेल है उसकी रेडियस RB है, उस पर चार्ज QB है। और जो आउटर रेडियस है उस पर जो है उसकी रेडियस RC है और उस पर चार्ज कितना दिया गया QC। अब आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल एट A पर पोटेंशियल पता करिए, पोटेंशियल एट B, और आपको बताया गया है कि पोटेंशियल एट C। आप इसको क्या करिए, फाइंड आउट करिए। अब जरा देखिए, जो अगर हम मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये या इसको यहाँ पर ही हमने मान लिया है B पॉइंट है और ये मान लीजिए हमारा C पॉइंट है। अब अगर A पॉइंट की हम बात करें तो देखिए A पॉइंट जो है वो शेल A के सरफेस पर है और B और C सेल के इन दोनों के इनसाइड है। याद करिए, तो B और C तो A के सरफेस पर, तो A के सरफेस पर है तो A शेल पर जो चार्ज है, तो याद करिए सरफेस पर है तो उसकी रेडियस कंसीडर कर ली जाती है। तो ये देखिए 1/4πε0 QA/RA। लेकिन जो हमारा A पॉइंट है B और C सेल के इनसाइड है, तो B और C सेल के इनसाइड है तो B 1/4πε0 QB/RB, क्योंकि इनसाइड है। याद करिए हमने आपको बताया था कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही अंदर भी होगा। तो ये जो B पॉइंट के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 QB/RB। तो इस सरफेस के ये पॉइंट अंदर है तो उसका भी वही पोटेंशियल होगा QB/RB जो सरफेस पर है। और अगर सरफेस C के कारण अगर यहाँ पर A पर पोटेंशियल देखोगे तो वो पॉइंट A क्या होगा, वो पॉइंट A क्या होगा, वो भी C के क्या होगा, अंदर होगा। तो यहाँ जो सरफेस के कारण जो पोटेंशियल होगा वही इनसाइड होगा। तो यह 1/4πε0 QA/RA प्लस QB/RB प्लस QC/RC। आई होप आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। अब पोटेंशियल एट B, हम यहाँ पर पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पोटेंशियल एट B है, अगर इसको आप देखेंगे तो पॉइंट B है वो शेल A का क्या है, आउटर पॉइंट है, और सेल C का क्या है, इनर पॉइंट है। आपको ये पता है। तो B पॉइंट पर A के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो आप डिस्टेंस इसकी रेडियस नहीं कंसीडर करेंगे,
अगर ये इस शेल का ये आउटर पॉइंट है तो आपको ये डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी और चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा QA का, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल एट B होगा 1/4πε0 QA/RA नहीं है, ध्यान दीजिएगा RB है। क्यों? क्योंकि ये B पॉइंट जो है वो शेल A का आउटर पॉइंट है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है RB। QB/RB होगा ही, क्योंकि ये तो B सेल का सरफेस है और ये सेल C का इनर पॉइंट है, C सेल का इनर पॉइंट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके जो सरफेसर पोटेंशियल होगा वो अंदर होगा। तो QA/RB प्लस QB/RB प्लस QC/RC। आई होप आपको ये टॉपिक जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अब पोटेंशियल एट C की बात करते हैं। तो C ध्यान से देखिए, C पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट C वो शेल A का आउटर पॉइंट है, शेल B का आउटर पॉइंट है और शेल C का सरफेस है। तो यहां से सेल A से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये RC। सेल B से डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, सेल A के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, RC, और इसका RC है। तो देखिए यहां पर QA/RC, QB/RC, QC/RC। आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यहां पर QA/RA नहीं लिया गया है इसकी तरह, QB/RB नहीं लिया गया है, तीनों पर RC, RC और RC पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो देखिए। अगर वीडियोस आप देखेंगे तो एक दो बार में आपको जरूर से जरूर ये टॉपिक आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर हमारे पास दो हॉलो चार्ज शेल हैं, ये यहां पर अनचार्ज्ड हैं। इनकी रेडियस R1 और R2 है और इन पर हमने चार्ज Q दिया और Q देने के बाद चार्ज सिस्टम को Q दिया गया है और इसके बाद इनको हमने वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अगर वायर को कनेक्ट कर दिया तो इन पर चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इन पर जो चार्ज दोनों स्फेयर पर बचेंगे वो Q1 और Q2 होंगे। इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2, मतलब ये Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q है। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा केस क्या है, हमारे पास दो हॉलो शेल हैं जिनकी रेडियस R1 और R2 है। इस शेल का नाम A है, इस शेल का नाम B है। हमने टोटल चार्ज Q दिया और Q देने के बाद इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वायर से कनेक्ट कर दिया तो इन दोनों पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल ना इक्वल हो जाए, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो अगर हम इसकी बात करेंगे शेल A की और शेल B की, तो पोटेंशियल ऑफ शेल A VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, या Q1 है यहां लिख रहे हैं, Q1/R1। और पोटेंशियल B की बात करें तो 1/4πε0 Q2/R2। और हमने अभी आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका मतलब VA इज इक्वल टू VB की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो 1/4πε0 Q1/R1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2। यहां से ये कैंसिल हो गया। तो अगर यहां पर हम चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब Q1/Q2 की बात करें, तो Q1/Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1/R2। तो यहां पर ये बता भी रहा है आपको, देखिए कि जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मतलब इनका जो रेशियो है वो Q किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी रेडियस के। मतलब जिसकी रेडियस पोटेंशियल को सेम होने के लिए, पोटेंशियल को सेम होने के लिए जिसकी रेडियस क्या होगी, जिसकी रेडियस बड़ी होगी उस पर चार्ज क्या होगा, देख रहे हैं Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 है। हाँ यहाँ पर अब हम बात करते हैं Q1/Q2 के रेशियो की। अगर हम बात करते हैं इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी की, किसके जो है
शेल ए के और शेल बी के। तो अगर हम इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट के बात करें तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर चार्ज कितना है Q1 अपान 4 पाई R1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 की बात करेंगे तो Q2 अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की स्थिति है, पहले की स्थिति नहीं है। तो अगर हम यहाँ सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 निकालना चाहें, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 निकालना चाहें तो Q1 अपान 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपान Q2। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 अपान Q2 एंड R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए एक चीज आपको रिलेशन मिल रहा है कि Q1 अपान Q2, Q1 अपान Q2 क्या है, R1 अपान R2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ रखें तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 इंटू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक R1 कैंसिल हो गया, एक R2, तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो इसका मतलब हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं, जिसकी रेडियस, जिस शेल की रेडियस कम होगी वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पर यूनिट एरिया में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब अगर हम इसको इस तरह समझना चाहें कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जो है सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब वो बॉडी ऐसे है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट या ए बॉडी ऐसे है, तो यहां पर अगर आप देखें, अगर आप इस पर चार्ज दें, इस ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज दें, ध्यान से समझिएगा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम चार्ज देते हैं तो क्या होगा, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, क्या होगा। तो अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर हमने इसको Q चार्ज दिया तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो देखिए हमने यहां पर देखिए, यहां पर अगर इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इस कर्व सरफेस का रेडियस देखें तो इस सरफेस का रेडियस R1 क्या है, ज्यादा है, लेकिन इस कर्व सरफेस का रेडियस देखें तो इसका रेडियस R2 क्या है, कम है। तो जहां पर रेडियस कम है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करेगी। तो अगर आप इस पर चार्ज दे रहे हैं तो मैक्सिमम चार्ज का कंसंट्रेशन उस जगह पर बढ़ जाएगा जहां की रेडियस क्या है, कम। रेडियस कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहीं से एक कॉन्सेप्ट जनरेट करता है जिसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर बहुत ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए, पॉइंटेड शेप में हो जाए, एकदम पॉइंटेड शेप में हो जाए, इस तरह कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, तो अगर आप यहां पर चार्ज देंगे तो यहां पर जो चार्ज होगा इसके सरफेस पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाई। मतलब अगर सरफेस यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ज्यादा तो इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी देन क्या होगा, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू किस पर डिपेंड करती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पर। क्योंकि यहां पर चार्ज जो है क्या हो गया है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया है, कॉन्सेप्ट हमारा ये वाला लगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा ज्यादा हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, यहां पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसी को हम लोग आगे जाके कोरोना डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा तो यहां पर क्या होगा, चार्ज इस सरफेस से जंप करके एयर पर आने लगेंगे, चार्ज सरफेस से जंप करके एयर पर आने लगेंगे और एयर को भी क्या कर देते हैं, ये कंडक्टिंग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा, मतलब ये जो आसमान से जो बिजली
चमकती है, आपको पता है कि एयर क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूव करते हुए आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो इसी कॉन्सेप्ट पर है कि जो बादल एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, वहां पर सराउंडिंग की एयर को क्या कर देते हैं, कंडक्टिंग कर देते हैं, और बहुत हाई पोटेंशियल क्या हो जाता है, जनरेट कर जाता है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, देन सराउंडिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, देन यहां से चार्ज जंप करके, क्योंकि सराउंडिंग एयर को भी क्या कर देंगे, कंडक्टिंग बना देंगे, और जंप करके चार्ज कहां पर जाने लगेंगे, इंक्रीज कंडक्टिविटी, चार्ज कहां मूव करने लगेंगे, एयर में। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें पढ़ा। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये प्रूफ करने को ही पूछ लेता है, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपान R1। इसको ध्यान से देखिएगा, ये कहां से आया। जब तक आप दो कंडक्टिंग बॉडी हैं जिन पर इंडिविजुअल चार्ज है, इनको आप वायर से कनेक्ट करके, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल को आपने इक्वल किया, तो ये कॉन्सेप्ट आप निकाले। उसके बाद यहां से Q1 अपान Q2 निकाला गया, और देन आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालकर ये आपने क्या किया, प्रूफ किया। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार ये आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पूछा जाता है कि दो हॉलो शेल हैं जिनकी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हैं, इन पर इनिशियल चार्ज इनिशियल चार्ज मान लीजिए इन पर, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं कि वायर से कनेक्शन के बाद इन पर चार्ज Q1 और Q2 है। देन फाइंड आउट कि सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ चुके हैं। तो आप वहां चाहें तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, तो वहां से आप dV इज इक्वल टू माइनस E.dr से इंटीग्रेट करके आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज यूजुअल निकाल रहे हैं जैसे हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो यहाँ पर देखिए, इसके मिड पॉइंट से हम, पहला केस है एक्सिस पर हम लोग देख रहे हैं, एक पॉइंट P एक्सिस पर हमने कंसीडर किया हुआ है P, जो इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। तो प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ से प्लस Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस R है और ये A है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस A। और अगर माइनस Q चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से R है और ये है, तो R प्लस A हो जाएगी। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें, चलिए पहले Q प्लस Q चार्ज से लिख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R माइनस A प्लस Q चार्ज से, और माइनस Q चार्ज से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस A, ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब अगर हम डाइपोल के कारण देखें तो पूरे डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, तो यहाँ से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू प्लस Q चार्ज के कारण और माइनस Q चार्ज के कारण। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, Q भी चाहे तो कॉमन ले लें, तो 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट LCM R प्लस A माइनस R प्लस A अपान R माइनस A और R प्लस A। तो अब आप यहाँ से क्या करिए, R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QA, आप इसको पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए पी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारा पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट पी एक्सिस पर। अब यहाँ पर एक केस मानना पड़ता है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। अगर आर ग्रेटर देन ए है देन ये आर स्क्वायर की वैल्यू ये भी बहुत ज़्यादा होगी ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर। तो ये किसी भी डायपोल के कारण अगर हम निकालना चाहें कि उसकी एक्सिस पर, किसी भी डायपोल के कारण उसकी एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। आप इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। डेरिवेशन बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल देख रहे हैं एट द परपेंडिकुलर एक्सिस। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये हमारा डायपोल है। और ध्यान दीजिएगा, डायपोल का जो मिड पॉइंट है उससे पास करने वाली ये एक्सिस है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये एकदम मिड पॉइंट हो सकता है और इधर भी कहीं भी हो सकता है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर आपने P लिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर पोटेंशियल क्या है। ये डिस्टेंस हमारी R है, ये A है, तो हमारी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पर भी ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर। ये फार्मूला आपने अभी कुछ समय पहले आपने इसको डिराइव किया है, आपने इसको पढ़ा भी है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला। अब देखिए हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इससे ये डिस्टेंस पॉइंट पी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पर कोई पॉइंट जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस पर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए है। तो अगर टोटल पोटेंशियल, अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल V हो जाएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो अगर हम इसको Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में माइनस 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर आप कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कंसीडर हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर हम जनरलाइज करके आपको पोटेंशियल निकाल रहे हैं कि अगर पॉइंट P हमारा कहीं भी है, देखिए अगर ये डायपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू और ये पॉइंट P हमारा कहीं भी है, ये पॉइंट P हमारा जो है इससे एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर ये पॉइंट P कहीं पर है और अगर ये पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले को, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अभी आपने देखा था, अभी इसके पहले आपने एक फार्मूला भी डिराइव किया हुआ है। तो अगर आप ये थीटा को क्या करने लगे, अगर आप ये थीटा को वैरी कराने लगे तो आप इससे जो है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सिस पर निकालना चाहें, अगर हम एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना चाहें
तो थीटा इज इक्वल टू क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे तब, तो थीटा 0, तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। ये अभी आपने प्रूफ किया है, मतलब ये पॉइंट p आपका यहां पर आ जाए, अगर ये p पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पर आ जाए तो ये हमारा थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर पूरा का पूरा पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर कोई कहे कि हमारा थीटा जो है कितना है 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री है तो हमारा जो है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे 60 डिग्री रख देंगे। तो हमारा किसी भी पॉइंट, मतलब ये डाइपोल से कोई भी पॉइंट अगर सराउंडिंग में है तो उस पॉइंट पर आप पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक जनरलाइज फार्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, और यहाँ पर हमने एक डाइपोल रखा हुआ है। ये एक डाइपोल है जो इनिशियली इस इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल बना रहा है। अब हम इस डाइपोल को, ये देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, इस डाइपोल को हम θ एंगल रोटेट कराना चाह रहे हैं। देखिए अगर इस θ एंगल को रोटेट कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इधर फोर्स लग रहा है, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इधर फोर्स हो रहा है। तो इस डाइपोल की टेंडेंसी ऐसे रोटेट होने की है, लेकिन हम इसको ऐसे रोटेट कराना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क। और ये वर्क जो है, इस वर्क को करने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना चाहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर जो है, चूंकि हमको इसको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कराना है, मतलब यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मूव कराना है, क्योंकि dw इज इक्वल टू Fs या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ते थे F.ds। लेकिन चूंकि हम इसको रोटेट करवाना चाहते हैं, तो कुछ एंगल रोटेट करवाना चाहते हैं, और इस पर हम रोटेट करवाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। तो यहाँ से जो फार्मूला होगा dw इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। तो अगर इसको हम रोटेट करवाना चाहते हैं स्मॉल एंगल डी थीटा, देन वर्क डन क्या होगा dw। तो अभी आपने पिछले टर्म पर फार्मूला आपको पढ़ाया है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। आपने शायद इस फार्मूले को आप याद किए होंगे। तो इस फार्मूले को अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो एंगल इनिशियल θ1 से आप क्या कर रहे हैं, θ2 इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। तो θ1 से θ2 रोटेट करवाएंगे तो यहाँ d थीटा आ गया, तो θ1 से θ2, और हमारा वर्क डन एंगल θ1 से θ1 से θ2 रोटेट करवाने पर जो वर्क डन है, या इसको dw के अनुसार लिख सकते हैं, तो वर्क डन आ जाएगा PE साइन थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये बात आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है। तो हमारा W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये अगर आप माइनस अंदर से भेज दें तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हमारा वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा। और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी U निकाल सकते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ पर अब देखिए, ये हम इसका फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारा θ1 इज इक्वल टू क्या हो, 0। ध्यान दीजिएगा, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री हो और θ2 इज इक्वल टू क्या हो, थीटा।
मतलब थीटा 1 मतलब 0 डिग्री का मतलब ये हमारा डायपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और आप इसको तो थीटा 1 हमारा क्या हो जाएगा 0, और इसको रोटेट कराएं थीटा एंगल पर, तो हमारा फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए थीटा 1 की वैल्यू 0 रखो और थीटा 2 की 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पीई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। दूसरा केस यहां पर देखते हैं कि अगर हमारा डाइपोल, ध्यान दीजिएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए और थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए थीटा, मतलब हमारा जो डाइपोल है वो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो और उसके बाद आप इसको थीटा रोटेट कराएं, यहां से थीटा रोटेट करा रहे हैं, देन हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आई कि अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 एंगल रोटेट कराया जा रहा है, तो यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर हम ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन अगर स्पेशल केस यहाँ पर है, इन स्पेशल केसेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दे लीजिएगा। ये पहला केस हमारा ये है केस 1, और केस 2 हमारा ये है। सिचुएशन क्या है, इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ही आप न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करिएगा, देन आप आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को क्या कर लेंगे, लगा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस किया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर u थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में माइनस वेक्टर p डॉट ई रख सकते हैं। अब अगर हमारा डाइपोल थीटा इज इक्वल टू 0 की बात करें, यहाँ पर अगर पैरेलल रखा हुआ है अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर u थीटा इज इक्वल टू या 0 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस पी ई वैल्यू आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ रखें तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो u 90 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0, मतलब अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो वर्क डन 0 होगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर यहाँ रखते हैं और चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर प्लस क्यू चार्ज को यहाँ रखते हैं और माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर रखते हैं, तो ये एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा और माइनस क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपस में जब आप इसको सम करेंगे तो दोनों का सम होके क्या हो जाएगा 0, वर्क डन का सम क्या हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए अगर हम थीटा 180 रखें तो ये हमारा फॉर्म u 180 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो u 180 डिग्री हो जाएगा प्लस पी ई, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव आ गई। हाँ, तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1 पीई आ गई तो यहाँ पर हमारा जो डाइपोल होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पर किसकी बात होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है। ये आप जो है 11th में पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है देन हमारा जो है डाइपोल क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है तो हमारा डाइपोल क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो आई होप कि आपको ये ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा।
इससे एक नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है या न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन से यहाँ पर आपसे क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अ डाइपोल इज रोटेटेड 180 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड वर्क डन। ये समझिएगा क्वेश्चन को, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो ये डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ है। आप क्या करिए, ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल क्या है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब आप इस पर देख रहे हैं QE इस पर फोर्स इधर लग रहा है और QE इस पर फोर्स इधर लग रहा है। अब इसको कह रहे हैं कि इसको पलट दीजिए, मतलब आप सिचुएशन क्या क्रिएट कर दीजिए, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ जाए और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाए। देन व्हाट हैपेंस, और देन इसको पूरा रोटेट कराने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपने वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा ही है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ θ1 इनिशियल कंडीशन में 0 डिग्री है और θ2 आप कितना रोटेट कराए, 180 डिग्री। तो वैल्यू रख देंगे, तो PE cos 0 माइनस cos 180 डिग्री। और अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो W इज इक्वल टू PE cos 0 1 और ये कितना आ जाएगा, -1। तो W इज इक्वल टू आ गया प्लस 2PE। और यहाँ पर देखिए वर्क डन हमारा क्या आ रहा है, 2PE आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी क्या आएगी, 2PE आएगी। और ये हमारा बताइए क्वेश्चन मार्क है कि आप सोच के बताइए ये स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम कि अनस्टेबल होगा। पिछला अगर टॉपिक आपने सही से पढ़ा है तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि अगर एक डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट कराते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब अभी तक आपने पढ़ा था कि अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल ला के यहाँ रखते हैं Q1, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर ला के रखते हैं Q2, तो इसके कारण दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है पहले से। तो अगर अब मतलब पहले आप चार्ज Q1 ला के रखते थे तो इस चार्ज को लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। लेकिन जब आप चार्ज Q2 लाते थे और चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से यहाँ पर रखते थे तो ये चार्ज Q2 इस चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, चार्ज Q2 चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। तो मतलब इस चार्ज Q2 को लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो यहाँ पर चार्ज Q1 को यहाँ पर ला के रखते हैं, चार्ज Q1 को। तो चार्ज Q1 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू W बाई Q, ये फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1। और अगर इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप रखे हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर क्या हो, V1 हो, तो Q1 और V1। तो यहाँ पर वर्क डन W1 क्या हो जाएगा, Q1 V1। चार्ज Q1 को ला के रख रहे हैं एट पॉइंट, एट डिफरेंस R1 लिख सकते हैं आप जहां पॉइंट है, प्लस अगर आप चार्ज Q2 को ला के रखते हैं तो वर्क डन कितना होगा, Q2। तो यहां पर भी इसी तरह लिख सकते हैं Q2 V2 और ये रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, R2 है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब इस चार्ज Q1 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसके कारण इनके कारण आप क्या करेंगे, वर्क डन, क्योंकि चार्ज Q1 पहले से रखा हुआ है तो इस चार्ज Q1 का भी इफेक्ट आएगा। या आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से मान लीजिए R12 डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण इनकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन क्या होगा, तो इसका फार्मूला प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, अगर इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये टोटल इसका वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में। तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2
और उनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में लाकर क्या किया जाता है, रखा जाता है, देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी या यहाँ पर टोटल वर्क डन का फार्मूला आपसे अगर पूछेगा तो इस फार्मूले के से को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें ज़रूर से ज़रूर समझ में आई होंगी। तो इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को कंसंट्रेट होके पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्कूल में क्लासेस नहीं रन कर रही हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और उनसे कहें कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको रेगुलर इंटरवल पर हर एक टॉपिक की एक सीक्वेंस में, आप ऑनलाइन भी देखते हैं तो एक सीक्वेंस में आपको जल्दी नहीं मिल पाती हैं टॉपिक पर, तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में हर एक टॉपिक को यूज करते हुए, साथ ही टॉपिक को पढ़ाने के बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको तुरंत का तुरंत मिलता रहेगा। तो वीडियो को देखिए और ज़रूर से ज़रूर आप अपने जो है, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आप उन पसंद करते हैं, उसके बारे में जल्दी से जल्दी आप हमको फीडबैक भी देते रहिए, जिससे हम और भी कुछ अच्छा आपको बताते रहें। थैंक यू।